येस, हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, वो सारे प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या कोई कंसल्टेंट हो या मैनेजमेंट ट्रेनी हो या कोई आर्टिकलशिप हो। तो आज के टॉपिक में अपने क्या सीखने वाले हैं? आज के टॉपिक में अपने सीखने वाले हैं कि जब अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट करते हैं या फाइनलाइज़ेशन करते हैं या स्टार्ट ही करते हैं बनाना, तो अपने को कौन-कौन सा आरओसी का फॉर्म्स है, जो अपने को माइंड में रखना चाहिए या एक बार कंपनी से उसे मँगा करके देख लेना चाहिए या कौन-कौन सा कंपनी लॉ का मैटर्स है, जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, जो आपको डिस्क्लोज़र एज़ अ रिक्वायरमेंट हो सकता है या उसके फाइनेंशियल फिगर लग सकते हैं आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट फाइनलाइज़ेशन में, ठीक है? तो अपने सारा चीज़ डिस्कस करेंगे आज। अपने एक ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3, शेड्यूल 3 की जो होती है, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं और एकदम बेसिक से आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो कोई भी बंदा इस वीडियो को देख के सब कुछ समझ सकता है, ठीक है? मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो शुरू करने से पहले एक पूरा बैकग्राउंड को समझते हैं पहले, ठीक है? कि अपने को ये शेड्यूल 3 या ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने बेसिक से समझते हैं, फिर अपने वहाँ तक पहुँचेंगे शेड्यूल 3 तक। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है? अब मेरे से पूछा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट जो है ये क्या है? ये एओसी 4 में अटैचमेंट जाता है एनुअल 4 का और ये बेसिकली इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या होती है? फर्स्ट आपका होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है? सेकंड होता है ऑडिट रिपोर्ट और दोनों को जब आप मर्ज कर देते हैं, एक पीडीएफ बना देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एनुअल रिपोर्ट। हालाँकि ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? और ये डायरेक्टर रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक अलग चीज़ है। ये 29-30 पॉइंट्स एक पूरा कवर्ड होता है, ठीक है? 134 सेक्शन के अकॉर्डिंग और उसमें पूरा एक चीज़ें हैं जो अपने को डिस्क्लोज़र या रिक्वायरमेंट है, वो अपने को पूरे रिपोर्ट में शो करना पड़ता है, ठीक है? तो ये इसके ऊपर एक टोटल एक वीडियो बन सकता है। यदि आप लोग 50 कमेंट आता है कि मुझे डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, मुझे डायरेक्टर रिपोर्ट में समझना है कौन-कौन सा पॉइंट कवर्ड है, कैसे क्या है, तो इसके ऊपर एक टोटल लेक्चर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में अभी अपने को डिस्कस करना है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट वही स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट की अभी बात कर रहे हैं, जो पीसीए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें जो आगे आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे ना स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट कोई भी कंपनी का, उसमें देखेंगे आगे का जो 5-6 पेज होता है ना, वो ऑडिटर रिपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है? और उसके बाद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आ जाते हैं बैलेंस शीट, पीएल ये सब सारी चीज़ें, ठीक है? आप देखेंगे ऑडिटर का वहाँ पे एक साइन खत्म होता है, उसमें डायरेक्टर्स वगैरह की साइन नहीं होती है बिकॉज़ दैट इज़ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, उनमें उनका ओपिनियन वगैरह होता है, मैं उस पेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिएगा ना, तो पूरा शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा कि बैलेंस शीट, पीएल ये सब बनाया हुआ है, कैश फ्लो ये सारा चीज़ जो है, वो उसमें बनाया हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका नोट्स है, डिस्क्लोज़र है, सारी चीज़ें आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये मेन इसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है? ताकि आपको शेड्यूल 3 को पूरा अच्छे से समझने में आ जाए और देखिए काफ़ी सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको खुद से पता होना चाहिए, जो व्हाट्सएप में अपडेट्स आते हैं वो ठीक है, बट एज़ अ प्रोफ़ेशनल आपको भी पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से अपडेट हो रही है, ठीक है? जो फ्रेशर्स होते हैं बेसिकली उनको ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि तुरंत वो पढ़ के आए रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो आर्टिकल्स हो, कोई भी हो, आपको समझ के सारी चीज़ें अपने आर्टिकलशिप में भी करनी है, ठीक है? अब देखिए मैं आपको गूगल के साइट पे ले जाऊँगा, ठीक है? और गूगल से वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कैसे मैं आईसीएसआई का साइट या एमसीए के साइट से अपने को वो कंपनी लॉ का जो एक्ट है ना, वो कैसे अपने पढ़ते हैं या वहाँ से कहाँ से हमको ये शेड्यूल 3 का सारी चीज़ें मिलेगा। मैं वहाँ भी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। येस देखिए, अपने गूगल पे आ गए हैं, आप देख रहे होंगे गूगल पे आने के बाद जस्ट ई-बुक आईसीएसआई मैंने सर्च किया है और यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल का एक कॉलम दिख रहा होगा, देखिए शेड्यूल। शेड्यूल दिख रहा है ना? अब ये शेड्यूल में ना 3 चीज़ें हैं, ठीक है? क्या-क्या है कंपनी लॉ का? ये आप देख रहे होंगे डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3। 3 डिवीज़न वहाँ पे दिया हुआ है। तीनों डिवीज़न का काम है नहीं, तीनों डिवीज़न नहीं सीखने वाले। आज जो अपने बात करने वाले हैं, वो अनलिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो डिवीज़न 1 हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। डिवीज़न 2 इंड एस के लिए है, ठीक है? और डिवीज़न 3 जो है, वो एनबीएफसी वगैरह के लिए है, जो इंड एस फॉलो करते हैं, ठीक है? अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक-एक करके आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक-एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे भी आप ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि वैसे कंपनीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनी जिसको कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 फॉलो करना है, ठीक है? अच्छा, वो क्या था डिवीज़न 2? डिवीज़न 2 को आप देख लीजिए, डिवीज़न 2 बेसिकली जो मैंने बताया ये इंड एस वालों के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एवरीथिंग इज़ रिटन हियर। दोज़ फाइनेंशियल एड ऑन कंप्लायंस विद कंपनीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एस किनके ऊपर एप्लीकेबल है या तो लिस्टेड कंपनी है या जिनकी नेटवर्थ शायद 250 करोड़ से वो फेज़ में आया था 1, 2, 3, 4 फेज़ में उसकी एप्लीकेबिलिटी आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने को इंड एस फॉलो करना है वो डिवीज़न 2 फॉलो करेंगे, ठीक है? अब जो है डिवीज़न 3 बेसिकली क्या है? डिवीज़न 3 में आपको वैसे एनबीएफसी जिसको इंड एस कंप्लाई करना है उसके लिए डिवीज़न 3 है, ठीक है? तो आज जो अपने डिस्कस करने वाले हैं वो कौन-सा करने वाले हैं? जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑन द पीएल ऑफ ए कंपनी डिवीज़न 1 ठीक है? डिवीज़न 1 डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिवीज़न 1 जो अपने डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको सारा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये जो डिवीज़न 1 में क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर अपने समझ लेते हैं बेसिक वे में, ताकि क्या है कि आप ईज़ी से रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। एकदम समरी में एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी चीज़ें। तो आपके दिमाग में ना जैसे ही शेड्यूल 3 आए तो आपको एकदम विजुअलाइज़ेशन होने लगेगा, अरे ये चीज़ ऐसे है, ये वैसे है।
सब कुछ आपको डिस्कस होने लगेगा। जो चीज़ मैं नहीं भी बता पाऊँ तो आप खुद भी देख सकते हैं कि मैं कहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। खुद भी आप गूगल करके आपको ये मिल सकता है और यहाँ जब भी अमेंडमेंट होता है यहाँ पे चेंजेज़ ऑटोमैटिक होते रहते हैं। जैसे आज कुछ अमेंडमेंट आया, यहाँ पे चेंजेज़ होते जाएँगे, ठीक है? आपको वो दिखता जाएगा, यहाँ पे जैसे 11 लिखा हुआ है, तो वो नीचे में नोट्स में आप देख लेंगे 11 मतलब कब हुआ है, ठीक है? तो चलिए अपने डिस्कस करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा ना ये 23 यहाँ पे मतलब नॉलेज एंड अपडेट सीरीज़ कौन-सा चल रहा है 23, 23 का मतलब कि 23 से पहले जो 22 तक जो नॉलेज एंड अपडेट सीरीज़ आया होगा वो आपको मिल जाएगा या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं, लिंक्डइन पे देख सकते हैं या यूट्यूब पे इटसेल्फ वो वीडियो के रूप में आप देख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब इसका जो आज का हमारा टॉपिक ही था कि आरओसी फॉर्म्स रिक्वायर्ड टू चेक फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए कौन-सा आरओसी फॉर्म जो है उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? इसका क्या यूज़ है? इट्स यूज्ड टू डिस्क्लोज़ द इन्फॉर्मेशन या प्रिपेयर द रिपोर्ट। हो सकता है आपको कहीं पे डिस्क्लोज़र की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, ठीक है? वो डिस्कस करेंगे अपने या हो सकता है उसके फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, ठीक है? अब चलिए ये शेड्यूल 3 का मैंने छोटा-सा ज्ञान यहाँ पे लिख रखा है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है शेड्यूल 3 डिवीजन 1 वो उनके लिए एप्लीकेबल है फॉर दोज़ कंपनी हू इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है? एएस जिनको फॉलो करना है उनके लिए है। नॉट एप्लीकेबल स्वाभाविक सी बात है बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी मतलब। अब ये सबसे इंपोर्टेंट है। देखिए अपने पूरा स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? डिवीजन 1 का जो स्ट्रक्चर है ना, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 उसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे ना तो सब कुछ क्या है माइंड में एकदम सॉफ्ट कॉर्नर में बैठ जाएगा। अरे! ये किसका डिस्कशन कर रहा है उसका यदि मैं डायरेक्ट आपको जाके शेड्यूल 3 से बताना शुरू कर दूँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आप भी थोड़ा देर बाद आपको बोरिंग सा फ़ील आएगा। ऐसे क्या कि आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरे माइंड में, अरे! ये क्या डिस्कस कर रहा है, ये क्या पॉइंट बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो पहला जो अपने डिस्कस करेंगे वो जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है? जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं रहेगा, 2-4 पॉइंट है उसमें रहेगा राउंडिंग ऑफ के बारे में रहेगा बेसिकली हंड्रेड्स और जो थाउजेंड्स वगैरह का जो अपना रहता है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1 में क्या दिया है? दूसरा चीज़ पार्ट 1 में बैलेंस शीट दिया है फॉर्मेट का। पार्ट 3 में ये बैलेंस शीट के ऊपर में जो है ना वो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है? और इसी जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे आपको एजिंग में दिखाना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? 4th नंबर पॉइंट क्या है? 4th में फॉर्मेट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 5th नंबर क्या है? उसी का जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे डिस्क्लोज़र करना है, अदर इनकम में क्या-क्या डिविडेंड कैसे दिखाना है, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें डिस्कस किया गया। 6th नंबर जस्ट थोड़ा-सा है, ठीक है? वो आपको बस समझने का है, आप ऊपर समझ जाएँगे, सब समझ जाएँगे। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? इसी चीज़ को मैंने लिस्ट के फॉर्म में लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हो गया हमारा, ठीक है? ये मैंने एक छोटा-सा ज्ञान दिया है 227 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है? शेड्यूल 3 में। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ एप्लीकेबल शायद 3 है। नोट्स टू अकाउंट एज़ डिस्कस जो आपने डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आपका एज़ डिस्कस, ठीक है? अब पार्ट 1 बैलेंस शीट डिस्कस करने से पहले चलिए हम शेड्यूल 3 के जो डिवीजन 1 है मैं वहाँ चलता हूँ और पहला चीज़ क्या था हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन, फिर आता है आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो हम लोग वैसे ही लाइन बाय लाइन आएँगे, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे एक बार देखते हैं अपने। अब ये देखिए डिवीजन 1 की डिस्कशन अपने कर रहे हैं। जन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी व्हिच फाइनेंशियल रिक्वायर्ड टू वही एएस। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है कि कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द इंक्लूडिंग एएस वगैरह फॉलो करेंगे। ये सिंपल चीज़ लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स शैल कंटेन एडिशनल ये मेरे को जो बताना है बेसिकली जो हमसे पूछा जाता है कि हमारा टोटल इनकम कितना है और उसके ऊपर कौन-सा राउंडिंग ऑफ करेंगे। देखिए ये चीज़ें यहीं लिखी हुई है। आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है। ऐसे ही व्हाट्सएप सर्कुलर में बिलीव नहीं करना चाहिए। यू शुड आल्सो फोकस एज़ अ प्रोफेशनल कि ठीक है कौन-सी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है। आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ फिगर चेंज हो गया 100 करोड़ को 200 करोड़ कर दिया तुमने फ्यूचर में मिनिस्ट्री ने। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे आएँगे ना तो क्या होगा ये साइट से यदि आप देखेंगे ना, ये देख रहे होंगे साइट यहाँ पे, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है कि आपको खुद ब खुद यहाँ पे अमेंडमेंट अप टू डेट होता रहता है। तो लेस देन 100 करोड़ है तो टू द नियरेस्ट 100 थाउजेंड्स, लैक्स और मिलियंस और डेसिमल में कर सकते हैं। यदि 100 करोड़ से ज़्यादा है तो टू नियरेस्ट लैक्स जो भी नियरेस्ट लैक्स में तो आपको रखना ही है, सबसे बेहतर है। जो नॉर्मली करते हैं प्रोफेशनल 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ तक है तो ठीक है आप हंड्रेड्स में रखिए ना दैट इज़ इनफ। ओके, अच्छा उसके बाद इसमें अपना लिखा हुआ है कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर ये सब नॉर्मल से चीज़ें हैं। अब जो इसमें आता है, अच्छा ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बैलेंस शीट मतलब एक ही टाइप का आपको यूज़ करना है, ये नहीं कि कहीं पे लाख्स में यूज़ कर रहे हैं, कहीं हंड्रेड्स में यूज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला अपना क्या डिस्कशन हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल। अच्छा, अब पार्ट 1 बैलेंस शीट का देखिए। पार्ट 1 बैलेंस शीट में क्या होता है, देखिए पहला क्या आता है अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में देखिए, पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटीज़, फिर आती है करेंट लायबिलिटीज़। 4 चीज़ें हैं, ये डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है आपको एसेट साइड में करंट नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है? अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम आपको यहाँ से लाइन अप करके अपने नोट्स पे ले जाते हैं, वहाँ पे दिखाएँगे कि ये सब चीज़ के रिगार्डिंग अपने को कौन-कौन सी फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये वही वहाँ से मैंने लिया हुआ है जो अभी आपने डिस्कस किया है। ये देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स यदि शेयर होल्डर फंड्स की आप बात कर रहे हैं, यदि उसको आप चेक करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर फंड्स में देखिए एमओए सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यदि मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं और शेयर होल्डर फंड्स में आपको अमाउंट लिखना है, चाहे वो ऑथराइज़ का हो या पेड अप का हो, तो आपको उस कंपनी का एमओए चेक करना चाहिए, ठीक है? डेफिनिटली चेक करना चाहिए। मास्टर डाटा भी देखते हैं बट एमओए से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं, री-वेरीफाई। उसके बाद एसएस-7 की आप पूछ लीजिए कंपनी से कि आपका कोई एसएस-7 फाइल हुआ है, कोई ऑथराइज़ बढ़ा है या कोई नया अलॉटमेंट हुआ है, तो पास 3 एसएस-11 फॉर बैक एंड ये सब चीज़ के लिए, ठीक है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन मनी आ गया और पेंडिंग अलॉटमेंट में है। ये नॉर्मली प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह में होता है क्योंकि वहाँ 60 डेज़ का टाइम होता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने डाल रखा है।
नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में अपने वहाँ डिस्कस भी करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में सीएजी1 चार्ज का जो फॉर्म होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का यदि लोन फ्रॉम बैंक भी है, ठीक है? या टर्म लोन है, कुछ भी है तो हमारा चार्ज का फॉर्म जो है मुझे एक बार देख लेना है, ठीक है? क्योंकि नीचे डिस्क्लोज़र में भी आपको डिस्कस करेंगे कि वहाँ भी आपको देना है कि यदि बियॉन्ड स्टोरेज पीरियड है कि नहीं, वो वाली चीज़ें। तो चार्ज का सीएजी1, सीएजी4 सैटिस्फैक्शन हुआ है तो वो भी आपको करना है। डीपीटी3 यदि कोई पैसा भी लिया गया है, ठीक है? तो डीपीटी3 चेक करना है, डिपॉज़िट वगैरह लिया गया है, ठीक है? तो करंट लायबिलिटीज़ में अपने एमएसएमई 1 क्योंकि वहाँ पे ट्रेड पेबल का जो फिगर है, वो अपने को डालना पड़ता है, वो भी एजिंग करके। तो एमएसएमई 1 आपको काफ़ी इंपोर्टेंट है बिकॉज़ मान लीजिए कि कोई एमएसएमई सप्लायर है, जिसका हम देखते आ रहे हैं कि आपको एजिंग में डालने में सुविधा होगा, वेरीफाई हो जाएगा ना कि चलो उसका 2 साल से देख रहा है, यही बंदा खा रहा है, तो मैं उसको किस हेड्स में डाल सकता हूँ, 2 से 3 साल के बीच में मैं डाल सकता हूँ एजिंग वाले में, ठीक है? अच्छा, नॉन करेंट एसेट में एमजीटी 14 मैंने क्यों दिया है? ये आप देख रहे होंगे एमजीटी 14 मैंने क्यों दिया है? क्योंकि नॉन करेंट एसेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है या बड़ा सा प्लांट मशीनरी कुछ भी खरीदना होता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है एमजीटी 14 में रिज़ोल्यूशन फाइल करती है, ठीक है? पहले बोर्ड डिस्कस करता है फिर एसआर पास होता है। तो आपको एमजीटी 14 पूरे ईयर का मांग लेना है कि पूरे ईयर में यदि कोई भी एमजीटी 14 फाइल हुआ है तो प्लीज़ एक बार दे दीजिए, हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? और करंट एसेट भी आपको एमजीटी 14 लेकर के चेक कर लेना है क्योंकि कोई भी आईपीआर जैसे ट्रेडमार्क वगैरह फाइल होता है तो उसमें ऑथराइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है और उसमें रिज़ोल्यूशन पास होता है, ठीक है? तो रिज़ोल्यूशन पास होता है तो आपको रिज़ोल्यूशन से चेक कर लेंगे आप एमजीटी 14 में यदि फाइल होगा पब्लिक कंपनी है तो, नहीं तो आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है? ये अदर पॉइंट्स है, सम अदर फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्लोज़र टू चेक इसको भी हमने डिस्कस करेंगे। अब एक बार फटाफट हम लोग शेड्यूल 3 में जाते हैं और ये जो हेड्स है ना, इसके अंदर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर आके ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या-क्या डिस्कस कर लिया, जनरल इंस्ट्रक्शन नॉर्मल वाला डिस्कस कर लिया, फिर फॉर्मेट अपने बैलेंस शीट का अभी तक डिस्कस किया है और उसके अंदर क्या-क्या फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है आरओसी का वो डिस्कस कर लिया। तीसरा अभी अपने डिस्कस करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन, ये देख रहे होंगे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है? अब जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, कुछ नहीं है, आप देखिए आपको एकदम रीडिंग करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। एसेट को क्लासिफाइड करना है, किस वे में क्लासिफाई करना है उसका है, ठीक है? वो सर्टिफाई करेगा फ्लोइंग क्राइटेरिया उस वे में करना है, ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह दिया है। रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल क्लासिफाई करना है उसको, पेएबल है तो ट्रेड पेएबल करना है, ठीक है? उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस है वो आपको चेक कर लेना है। ए कंपनी शैल डिस्क्लोज़ द फॉलोइंग इन नोट्स टू अकाउंट। मेरा डिस्कशन का पॉइंट यही है, कंपनी को क्या-क्या डिस्क्लोज़ करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट में। अब देखिए पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अपने को सारा चीज़ डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, नंबर, अमाउंट ऑफ शेयर, ऑथराइज़्ड, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड सारा चीज़। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको क्या-क्या चेक करना है, एमओए चेक कर लेना है, एस-7 चेक कर लेना है, पास 3 नया अलॉटमेंट है तो वो चेक कर लेना है। कंपनी को ये भी डिस्क्लोज़ करना है शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो भी अपने को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि ठीक है भैया कुछ भी परसेंटेज चेंज तो नहीं हुआ है, यदि 5% से जाना है वो ज़्यादा दिखाना है, प्रमोटर का नाम दिखाना है, नंबर ऑफ शेयर्स है वो दिखाना है, ठीक है? और कुछ भी चेंजेज़ है ड्यूरिंग द ईयर तो वो दिखाना पड़ता है, ठीक है? रिज़र्व एंड सरप्लस मान लीजिए कंपनी में बायबैक वगैरह हुआ है तो जो रिज़र्व क्रिएट हुआ है वो सब अपने को चेक कर लेना है रिज़र्व्स में, ठीक है? सी नंबर है क्योंकि ए से लेकर के वाई तक आएगा और मेरे को ए वाई तक जो हम जाएँगे ना तो वाई इज़ वेरी इंपोर्टेंट एडिशनल डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट वाला जो पॉइंट है। तो हम एक बार वापस आते हैं कि कुछ चीज़ें छूट नहीं जाए इसलिए मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक बार के लिए रिवीज़न भी हो जाए और आपको भी याद आ जाए ठीक है, कौन से हेड्स में क्या है, सब हेड्स में क्या है, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वही टर्म लोन फ्रॉम बैंक वगैरह से है तो इसलिए मैंने बोला है कि चार्ज का फॉर्म आप लोग देख लीजिए, डिपॉजिट है तो डीपीटी 3 मैंने बोला एक बार के लिए आप चेक कर लीजिए, ठीक है? और लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़ इसलिए देखिए रिलेटेड पार्टी से कुछ भी हो तो आपको 188 का भी कंप्लायंस का हमेशा से चेक करके रखना है, ठीक है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ये आपको देख लेना है, ट्रेड पेएबल, ठीक है? अभी अपने नीचे भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो वो आप देख लीजिए, लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़ वगैरह। अब ये देखिए यही ट्रेड पेएबल का मैं डिस्कस कर रहा था, इसके लिए एमएसएमई 1 अपने को देखना है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आपको लेस देन 1 ईयर, 1 टू 2 ईयर, 2 टू 3 ईयर्स मतलब एजिंग के टाइप में आपको ये शो करना है, डिस्क्लोज़र देना है, ठीक है? आउटस्टैंडिंग का। तो ये आपको मैं इसलिए मैंने बोला क्योंकि एमएसएमई भी आउटस्टैंडिंग आ जाता है 45 डेज़ वाला, तो आप एमएसएमई फॉर्म को यदि चेक कर लेंगे और उसमें आपको देख रहेंगे कि एक पार्टी है जो पिछले साल भर से मतलब होते आ रहा है, उसका फाइलिंग में जा रहा है इन्फॉर्मेशन, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मैच करके अपने यहाँ डाल सकते हो और दूसरा तो आप लोग टैली के सॉफ्टवेयर से आप लोग पार्टी तो चेक करते ही हैं और वहाँ पे एजिंग भी हो जाती है। अदर करंट लायबिलिटीज़ में अपने को डालना है, करंट लायबिलिटीज़ फॉर फाइनेंस वगैरह फाइनेंस लीज़ ऑब्लिगेशन जो होते हैं उसको अनपेड डिविडेंड वगैरह डालना है, ठीक है? फिर आई में आ जाइए, एच में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग कुछ भी देखिए इसीलिए रेज़ोल्यूशंस फाइल होता है जब भी बोर्ड यदि डिस्कस करती है, छोटे-मोटे कंपनी में तो ठीक है नहीं है, लेकिन कभी-कभी लैंड भी आपको किसी के नाम पे के लिए ऑथराइज़ेशन वगैरह देना पड़ता है, तो एक बार के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ रेज़ोल्यूशन प्लीज़ चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है? किसी भी कंपनी का हो। इनटैंजिबल एसेट ठीक है, इनटैंजिबल एसेट में गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क वगैरह जो होता है वो आपका इनटैंजिबल एसेट उसमें भी रिज़ॉल्यूशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसलिए मैंने बोला था एनजीटी 14 देख लीजिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो आप चेक कर लीजिए इसमें भी रिज़ॉल्यूशंस आपको लगभग चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में भी अपने को एजिंग आपको ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल में 2 बेसिक डिफरेंस आपको याद करके रखना है। ट्रेड पेएबल में क्या होता है वहाँ पे 1 ईयर से स्टार्ट होता है, लेस देन 1 ईयर यहाँ पे लेस देन 6 मंथ है। ये मैंने खुद भी एक ऑडिट रिपोर्ट में देखा था डायरेक्ट 1 ईयर से वो स्टार्ट कर दिए थे, नहीं लेस देन 6 मंथ है रिसीवेबल में और पेएबल में आपका आता है लेस देन 1 ईयर से स्टार्ट होता है। फिर 6 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मोर देन 3 ठीक है। उसके बाद सिक्योर ये तो ठीक है सिक्योर अनसिक्योर का हम लोग देते हैं कंसीडर अनकंसीडर कंसीडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वही है शॉर्ट टर्म्स लोन्स कैश में उसमें कैश एंड और बैंक वगैरह का आ जाता है बैलेंस बैलेंसेस विद बैंक्स ठीक है।
अदर करेंट एसेट, ठीक है, वेयर द कंपनी इज नॉट बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कुछ खास नहीं है, वो आप देख लेंगे। एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, यही मेरे को डिस्कस करना है। एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि टाइटल डीड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है बट उनका नाम पे रजिस्टर नहीं हुआ। देयर आर वेरियस रीजन माइट बी, तो उनका हो सकता है रीजन कि अभी ठीक है अभी हमने एडवांस देकर रखा है या इन प्रोसेस है या समथिंग लाइक दैट, या कुछ रीजन जेन्युइन होता है, रजिस्ट्रार के इन सब कुछ क्वेरीज रहता है जिसको क्लियर करने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो भी रीजन हो सकता है। तो आपको रीजन भी यहाँ पे लिख के रखना है कि क्यों कंपनी के नाम पे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मीन्स रिलेटिव डिफिनेशन, कंपनी जैसे प्रमोटर मीन्स प्रमोटर एज पर जो वन हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया है, ये टाइटल डीड वाला। सेकंड है वेयर द कंपनी हैड रीवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी, यदि कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कराया है, ठीक है, तो वो भी आपको डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोज एज वेदर इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज डिफाइंड, ठीक है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन देना है। फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड वेयर लोन्स एंड एडवांस इन द नेचर गारंटी टू प्रमोटर, यदि प्रमोटर या डायरेक्टर को आप दे रहे हैं तो किस नेचर में दिए हैं, ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना है। रीपेबल ऑन डिमांड है या विथ स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स है, जैसे प्रमोटर, डायरेक्टर कितना आप लोन दिए हैं, उसको आपको देते वक्त आपने कंपनी एक्ट का फॉलो किए हैं कि नहीं, ठीक है। रिलेटेड पार्टी जो कंपनी एक्ट में डिफिनेशन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। उसका परसेंटेज वगैरह यहाँ पे देना है। डायरेक्टर, केएमपी और रिलेटेड पार्टीज का आपको देना है। सीडब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मान लीजिए कि कोई अभी कंपनी का प्रॉपर्टी है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी चल रहा है काम, ठीक है। उसको लेकर के अपने को यहाँ पे देना है एजिंग के टाइप में, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट है जो अंडर डेवलपमेंट है, हो सकता है देयर आर लॉट्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट जिसको लेने में से ट्रेडमार्क ऑयल देख लीजिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, उसका भी एजिंग देना है। बेनामी प्रॉपर्टी, यदि कोई बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड है या इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी तो उसका डिटेल्स अपने को दे के रखना है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी हैज़ बोरोइंग, यदि वही बैंक वगैरह से यदि कंपनी ने लोन लेकर के रखा है या कुछ भी बोरोइंग से लेकर रखा है, तो उनका क्वार्टरली स्टेटमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करेंट एसेट को देकर के यदि आपने कुछ भी बोरोइंग्स लिए हैं तो क्वार्टरली रिटर्न ऑफ करेंट एसेट कंपनी फाइल कर रही है कि नहीं बैंक को, ठीक है। यदि नहीं कर रही है तो समरी ऑफ रिकंसिलिएशन देना है। कंपनीज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, सबसे इंपॉर्टेंट विलफुल डिफॉल्टर भी है कि नहीं, यदि किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि विलफुल डिफॉल्टर, तो वो भी डिटेल्स अपने को देना है। रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज, आप लोग पूछते हैं कि स्टॉक ऑफ कंपनीज का हम लोग कैसे चेक करें। देखिए, पहला तो चीज़ है कि आप टैली में देखते हैं तो वहाँ पे पार्टीज देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी के साथ यदि उसका हुआ है तो आप मास्टर डाटा से चेक कर सकते हैं सब। दूसरा, एमसी के साइट पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है, वहाँ पे कंट्रोल एफ करके एक्सेल शीट से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो पार्टी जिसके साथ कंपनी ने डील की है वो स्टॉक ऑफ है कि नहीं है, ठीक है। और एमसी मास्टर डाटा इज ऑलवेज अवेलेबल विथ यू, ठीक है। उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या ट्रांज़ैक्शंस है, वो अपने देख सकते हैं। बैलेंस आउटस्टैंडिंग, नेम ऑफ द स्टॉक कंपनीज़, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन कौन-कौन से हुए स्टॉक कंपनीज़ के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग में भी सीए-जी1 जब ऊपर में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और सैटिस्फैक्शन विथ आरओसी। ये बोल रहा है कि यदि चार्ज क्रिएशन हो या चार्ज सैटिस्फैक्शन भी हो, ठीक है, तो वो बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पीरियड है कि नहीं, वो भी अपने को बताना है कि अभी वो रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं, ये टू रजिस्टर्ड विद आरओसी बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पीरियड, ठीक है। तो उसका भी डिटेल्स देना है, क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न भी देना है हमी को, ठीक है। समझ में आया? फॉलोइंग रेशियो टू बी डिस्क्लोज़र, ये रेशियो आप डिस्क्लोज़ कर देंगे। इसलिए मैं देखिए बराबर मैं बोलता हूँ, ऐसा मत समझिए कि यदि जो आज के डेट का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया है, वो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेला कर सकता है। आज के डेट में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में इसलिए बोला था कि चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको कॉस्ट अकाउंटेंट हो या आपको कोई कंसल्टेंट हो, सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। और कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, हर कंपनी में कोई ना कोई कंपनी सेक्रेटरी होता है, वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आरओसी का। बिकॉज़ डे टू डे वो फाइल कर रहे हैं, अनटिल और अनलेस कि आप ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और आप ही उस कंपनी की सारी जो कामें हैं आरओसी का वो आप कर रहे हो, ठीक है? तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी का भी काफ़ी रोल है, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी मस्ट नो द एवरीथिंग अबाउट द आरओसी फॉर्म्स, क्या लगता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में, ताकि वो आपको क्लीन और एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पे। तो उस तरीके का अपने को रिपोर्ट चाहिए होगा, तो हमको भी हेल्प करना पड़ेगा, किसको हेल्प करना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, कि ठीक है भैया आप आए हैं, ये सब हमारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? तो क्लीन रिपोर्ट मिल जाता है ना, उनको भी कुछ भी माइंड में ऐसा नहीं रहता है कि अरे इस कंपनी ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो भी एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट अनटिल अनलेस कि आपकी कंपनी चाहती है इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी आज के टाइम में कंप्लायंस में काफ़ी बिलीव कर रही है, ठीक है? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्रोफेशनल्स, वन प्रोफेशनल नाउअडेज़ कैन नॉट गो इन अ वन लाइन, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सीएस को भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कोई कंप्लायंस विथ अप्रूव्ड स्कीम, यदि कोई स्कीम अप्रूव्ड हो गया, उसका कंप्लायंस हुआ है, मान लीजिए वो फाइलिंग होकर रखा है एनसीएलटी में 230 टू 237 के बीच में, ठीक है? चाहे वो फास्ट ट्रैक मर्जर हो या आपको 2 कंपनी के बीच में नॉर्मल मर्जर हो, ठीक है? स्मॉल कंपनी के बीच में नहीं होता है, तो यदि तो नॉर्मल मर्जर हो, तो वो सब सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी आपको बता के रखना है, ठीक है? डिस्क्लोज़ करना है। आपने यूटिलाइज़ेशन ऑफ बोरोड फंड, यदि आपने उस फंड को बोरो किया है, ठीक है? या शेयर प्रीमियम है तो उसको क्या कहाँ क्या यूटिलाइज़ किए हैं, ठीक है? ये एक हमारा एग्ज़ॉस्टिव था, किसके ऊपर पे जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन बैलेंस शीट, ठीक है? उसके ऊपर में फिर अपने वाई नंबर पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट है, जिसमें अप्रॉक्सिमेट आपको कितना सा 14 आपको डिस्क्लोज़र देना है, ठीक है? बेनामी-वनामी सारा चीज़ है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये पहले बैलेंस शीट है, उसके बाद बैलेंस शीट आता है, बैलेंस शीट के बाद इसके ऊपर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, फिर अपना कंसोलिडेशन, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में जो 10 पॉइंट है वो काफ़ी इंपोर्टेंट है, वो आपको डिस्कस करके बताएँगे। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कुछ खास नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये आता जाता है, ठीक है? करेंट टैक्स, यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएँगे, ठीक है? एक्सेप्शनल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, करेंट टैक्स आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स वगैरह करते हुए प्रॉफिट निकल जाएगा,
ठीक है? अच्छा, इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? अभी तक मैंने क्या सीखा जनरल इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जो पीएल और बैलेंस शीट दोनों के ऊपर राउंडिंग वगैरह, दूसरा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तीसरा उसके उसका हमने सीखा कि जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन बैलेंस शीट, उसका वाई नंबर पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट है जिसमें काफ़ी सारा डिस्क्लोजर था। अभी हम लोग 4th नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखें, अब उसका इंस्ट्रक्शन देखेंगे, लास्ट में कंसोलिडेटेड 6 चीज़ था, ठीक है? अब इसका ना काफ़ी चीज़ मुझे नहीं बताना है, ठीक है? काफ़ी चीज़ तो आप लोग जानते हैं और आप पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि सेल ऑफ सर्विस में दिखाना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है? फाइनेंस कॉस्ट है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ये सब, अदर इनकम है तो डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वो सब अलग-अलग करके आपको दिखाना है नोट्स में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये 5 नंबर पॉइंट ही मुझे डिस्कस करना था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, कंपनी शैल डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या-क्या, एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिविडेंड एक्सपेंस, ये सब आपको दिखाते हुए आना है। गुड्स परचेज अंडर ब्रॉड हेड्स वो आपको दिखा देना है, ठीक है? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट अपने आता जाता है, देखिए, मैं कैसे बताता हूँ। देखिए, 5 का 1 रो में इसमें देखेंगे, 1 नंबर पॉइंट, डू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, ठीक है? उसके बाद देखिए 3rd नंबर पॉइंट वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो दिखाएँगे, 4th नंबर पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट अमाउंट डिसाइड करना है। एक्सपेंडिचर इनकम ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ स्टोर, पावर, फ्यूल, रेंट, ये अलग-अलग करके आपको दिखाना है। 7 डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, वो भी अपने को दिखाना है। 8 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल आल्सो कंटेन बाय वे नॉट ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कैलकुलेटेड ऑन सीआईएफ बेसिस। 9 नंबर पॉइंट अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी अपने को दिखाना है। कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसआर यदि एप्लीकेबल हो जाती है कंपनी पे, एप्लीकेबिलिटी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मेरा काफ़ी सारा शॉर्ट्स और रील्स बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप उसको भी जाकर के चेक कर सकते हैं। सीएसआर यदि आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो सीएसआर को चेक करना है कि कितना अमाउंट एक्सपेंड, पहले तो चेक करना है कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंड ड्यूरिंग द ईयर, कितना करना चाहिए था, कितना एक्सपेंड हुआ, शॉर्टफॉल क्या है, वो सारा डिटेल्स आपको देना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब सेक्शन 135 का आपको सारा चीज़ आपको दे के रखना है, पीएल वाला जो नोट्स है उसमें। ठीक है, फिर क्रिप्टो करेंसी ये खत्म हो जाता है। फिर जनरल सेक्शन अंडर प्रिपरेशन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, इसमें कुछ खास नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। अभी मैं डिस्कस करूँगा अपने नोट्स का सबसे इंपोर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं था कि जस्ट वो 4-5 फॉर्म्स में ही आपको समझ में आया कि अरे आरओसी का इतना ही फॉर्म्स था, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए। अभी मैं काफ़ी इंपोर्टेंट 10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ ऑलमोस्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सम अदर फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्लोजर और टू चेक फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडिशनल डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, जो मैंने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर वाई, यही पॉइंट मैंने डिस्कस किया था ना, ये काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट था। ये वाला, ठीक है? अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पॉइंट से अपना डिस्कस शुरू करते हैं। प्लीज़ नोट दैट प्लीज़ आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड चेक ऑल फॉर्म्स लाइक एमजीटी 14। मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट से पूछिए कि जितना भी एमजीटी 14 फाइल हुआ है, जो भी रिज़ॉल्यूशंस फाइल हुआ है, नहीं भी फाइल हुआ है, जो भी रिज़ॉल्यूशन आपके रिकॉर्ड में है, आप एक बार मुझे दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। आप आईएनसी 28 उनसे माँगिए, यदि कोई भी कोर्ट का आपको लग रहा है कि यदि कोर्ट का कोई ऑर्डर हो सकता है या आरडी का ऑर्डर है, मान लीजिए स्मॉल मर्जर हुआ है या फास्ट ट्रैक कंपनियों का फास्ट ट्रैक मर्जर हुआ है मतलब स्मॉल कंपनी का, तो आप उनसे आईएनसी 28 का डिमांड कीजिए। जीएनएल1 में कोई एप्लीकेशन हो सकता है आरओसी को फाइल किया हो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है तो वहाँ से आप आईएनसी 28 देख करके वेरीफाई कर सकते हैं, 24 चेंज ऑफ नेम के लिए, ठीक है? अच्छा, ये हो गया पहला चीज़। दूसरा क्या है? चेक वेदर डीन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स हैज़ बीन डिसेबल्ड। चेक करना है कि फॉर्म डीआर3 केवाईसी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि यदि नॉन फाइलिंग होगा, तो उसका आपको चेक कर लेना है कि फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और थर्ड नंबर जो चीज़ है, वो चेक कर लेना है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ईच डायरेक्टर वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। डिस्क्वालिफाइड कब हो जाता है 164 में? जब वो 3 साल तक का एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट वगैरह फाइल नहीं हुआ है कंपनी का तो। ठीक है? तो ये चेक कर लेना है। चेक ये भी करना है ऑन द टर्नओवर ऑन द सॉरी पेड अप कैपिटल बेसिस कि यदि कंपनी का 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे केएमपी अपॉइंट हुआ है कि नहीं? ठीक है? रूल रेट में। ये भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है? ये गलत लिखा है, 203 होगा। अच्छा, चेक वेदर कंपनी हैज़ रिपोर्टेड लोन्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट इन फॉर्म डीपीटी 3। मैंने पहले भी बोला था डीपीटी 3 को एकदम से चेक कीजिए, ठीक है? तो कुछ उसमें डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट का फिगर आपको मिल जाएगा जो आपको डालने में इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेक वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस, यदि रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन के साथ कुछ ट्रांज़ैक्शन हुआ है, वो आपको चेक करना है सेक्शन 188 का कंप्लायंस। सबसे इंपॉर्टेंट बेन 2, भर-भर के नोटिस आरओसी दे रहा है, पता नहीं लिंक्डइन तक को वो नोटिस दे दिया 27-28 लाख का, कि भैया आप ये अमाउंट पे पेनल्टी-वेनल्टी पे करो। फॉर्म बेन 2 नहीं फाइल किया है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सिंपली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लीजिए कि आपका जो मान लीजिए कोई डायरेक्टर है सॉरी नॉट डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर है, किसी कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10% से ज़्यादा होल्ड करता है, ठीक है? सिंपली आप दोनों कंपनीज़ को लेके शेयर होल्डर्स को लेके बैठिए उसका और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो दैट इज़ नॉट लाइक कि आपको समझ में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, आप लेके बैठिए, एक्ट को अच्छे से पढ़िए, आपको नहीं समझ में आता है, आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है? आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगा बेन 2 क्या है, नहीं है, आपके कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, आप हमसे भी फाइल करवा सकते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट, आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प टू द प्रोफेशनल। तो बेन 2 के ऊपर आप पूरा स्टडी कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 पेज का है और रूल्स पढ़ लीजिए, आपको समझ में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बेन 2 के ऊपर, ठीक है? आप दोनों पढ़िएगा, जब पढ़ ही रहे हैं ना, तो 89 भी सेक्शन पढ़ लीजिएगा और 90 भी पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो 89 में कंप्लायंसेस हो गया, उसको 90 बोलता है कि आपको करने का दरकार नहीं है। जेएमजीटी 6 और 4, 5 का जो चीज़ें हैं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ठीक? और कंपनी को कंप्लायंस नहीं है तो बोल दीजिए कि भैया ये कंप्लायंस नहीं है, ड्यूरिंग आवर ऑडिट ये मुझे नज़र में आया है। अच्छा 8 नंबर पॉइंट बोलता है डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव। यदि मान लीजिए कि कंपनी ने डायरेक्टर से लोन लिया है, ठीक है? तो डायरेक्टर से ले सकता है, उसके रिलेटिव से ले सकता है, लेकिन एक्ट में क्या लिखा है आप कंप्लायंस कीजिए ना, आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कंप्लायंस के डायरेक्टर को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो हम पैसा दिए हैं ना वो अपने पॉकेट से दिए हैं। कहाँ से दिए हैं? पॉकेट से दिया, अपने अपने दिया है। कहीं से हम वापस से लेके नहीं कंपनी में लगाए हैं, ठीक है? मतलब दिए हैं। ठीक है। अच्छा वेदर कंपनी इज़ कंप्लायंट विद द यदि मान लीजिए कि शेयर होल्डर से ले रहे हैं, ठीक है? वो अलाउ है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 73 आपको अलाउ करता है, लेकिन आपको बोलता है कि आप कंप्लायंस भी कीजिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ये कंप्लायंस के साथ कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट चैप्टर पढ़ के उसको बोलिए कंपनीज़ को कि सर ये आपका कंप्लायंस नहीं हुआ, आपने शेयर होल्डर से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% तक अलाउड है, बट इसकी जो कंप्लायंसेज़ है वो नहीं हुई है, वो करवाइए। देखिए अभी आपको मान लीजिए नहीं भी हुई है, कुछ फॉर्म्स भी यदि फाइल करना पड़ रहा है कोई भी चीज़ का हो सकता है। अभी पेनल्टी देके उसको फाइल कर दीजिए। बाद में जब आरओसी चेकिंग करती है तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। फिर वो नोटिस-वोटिस का जो चक्कर पड़ जाता है। कंपनीज़ भी हरास हो जाती है और प्रोफेशनल भी होते हैं। इनडायरेक्टली बोले तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपने क्यों नहीं देखा? ये सारी चीज़ें हैं। 10 नंबर पॉइंट है लोन टू डायरेक्टर वो 85 का 185 का कंप्लायंस आपको चेक करना है। कंपनी ने बोरोइंग किया है तो आपको ये चेक करना है कि नेसेसरी रिज़ोल्यूशन फाइल हुआ है कि नहीं? बोरोइंग यदि कुछ किया गया है कंपनी 181 सी का, ठीक है? यदि ग्रांट किया लोन एंड इन्वेस्टमेंट तो वो भी चेक करना है कि रिज़ोल्यूशन फाइल हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली। आजकल रिज़ोल्यूशन भी माँग लेते हैं। चेक वेदर कंपनी टूक एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये तो चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं वही चीज़ मैंने आपको डिस्क्लोजर में भी देना है कि चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं रीजन भी देना नहीं हुआ है तो पेड ऑफ हुआ है तो चार्ज सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं इसका सीएजी 4 है इसका सीएजी 1 है कॉस्ट ऑडिटर यदि एप्लीकेबल है तो सीआरए 2 फाइल होना चाहिए फिर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल होगी इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंप्लायंस हुआ है कि नहीं अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं वो भी चेक करना है ठीक है कोई प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू है तो वो तो आपको 100% चेक करना है बिकॉज वो आपको दिखाना भी पड़ता है ट्रांसफर वगैरह ठीक है ये इंटरनल थिंग्स है वो ट्रांसफर हो गया है होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप मोर देन 50 एसोसिएट ठीक है? ये सब आपको लेकर के चेक कर लेना है, ठीक है? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये सब आपको देख लेना है कि यदि हुआ है तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि कंपनी ने कवर्ड है यदि 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाले में, तो अपने को उसका सारा डिस्क्लोज़र देना है, कहाँ पे देना है? 5 नंबर पॉइंट का जो डिस्क्लोज़र है, वहाँ पे अपने देना है पीएल का, ठीक है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का, ठीक है? अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट देयर आर सो मेनी एरियाज़ मैंने लिख रखा है देयर आर सो मेनी एरियाज़ वी नीड टू बी चेक बाय द ऑडिट बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सारे फॉर्म्स यदि आपको दे भी दे कंपनी, तो भी आपको बीपीडी एक बार कंपनीज़ का ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है? व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट ₹100 लगा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। यदि कंपनी ने कोई फॉर्म्स मान लीजिए नहीं दे पाए, कभी सेव नहीं हुआ या कुछ भी हो सकता है, उनको कंसल्टेंट ने नहीं टाइमली दिया, तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट में लिखा है ऑथर बेस्ड ऑन कोलकाता, ठीक है? डिस्क्लेमर जो होती है, इन नो इवेंट आई शैल बी लायबल फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है? कहने का सेंस ये है। और देखिए आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो ना, प्लीज़ आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा दिया हुआ और आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब तो काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो आप अपने एक-दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? आई एम ऑलवेज़ रेडी टू एसोसिएट विथ यू, ठीक है? ताकि आप लोग अब आज के डेट में क्या है कि एक प्रोफेशनल सारा काम नहीं कर सकता है, ये डेफिनिटली है। उनको अदर-अदर प्रोफेशनल्स का हेल्प चाहिए होगा। आप देख सकते हैं ना कि सिर्फ़ एक सीए है और वो अकाउंट्स को लेकर के रहे कि मुझे सिर्फ़ अकाउंट्स वाली चीज़ों को वेरीफाई करके, चेक करके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देना है। नॉट पॉसिबल नाउ-अ-डेज़, नॉट पॉसिबल। आपको आरओसी की सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, क्या फाइलिंग हुआ क्योंकि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ना, तो एटलीस्ट उसको तो आपको क्रॉस वेरीफाई करके चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ सिर्फ अकाउंट वाली चीज़ें पे बेसिस पे नहीं हो सकती, आपको आरओसी का कंपनी लॉ मैटर्स में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या फाइलिंग हुआ है गवर्नमेंट में पोर्टल को आरओसी को, वो सब चीज़ों को मिला करके आपको एक रिपोर्ट देना है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ आई एम ऑलवेज़ रेडी टू एसोसिएट विथ ईच एंड एवरी पर्सन ठीक है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, कंसल्टेंट हो, कोई भी हो। आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा एंड प्लीज़ ये हमारा जो चैनल है ये 1 टू 1 चैनल नहीं है, ये आप लोग का चैनल है। आप कमेंट कीजिए जो भी टॉपिक पे आप बोलेंगे, मैं उस पे रिसर्च करके उसको मैं आपको वीडियो को बना करके आपके सामने लाऊँगा और कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट आई विल ट्राई डेफिनिटली कि मैं उनका रिप्लाई करता हूँ और मैं करूँगा भी, ठीक है? और यदि आपको लग रहा है कोई लेंदी है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है? और यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है? हो सकता है कभी-कभी आपका कंप्लेंट रहता है मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, बट हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रीज़न आई कुड नॉट बट मैं रिस्पॉन्स 100% देता हूँ, वो आप लोग चेक कर लिए होंगे, ठीक है? सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है? नए टॉपिक के साथ और प्लीज़ इसको इतने अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए ना ताकि मैं भी रेफरेंस में मैं अपनी खुद की वीडियो को देखता हूँ। इतने अच्छे से आप इसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अरे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में देना काफ़ी मैंडेटरी होता है, ठीक है? काफ़ी सारे डिस्क्लोज़र की आजकल रिक्वायरमेंट हो गई है। आप देखिए ना रिसीवेबल, पेएबल, चार्ज का कितना सारा चीज़ है, कितने सारे फॉर्म्स हमने डिस्कस किए। बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म्स हो सकते हैं जो इवेंट बेसिस पे और भी फाइल होते हैं, जिसका मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि सारा चीज़ डिस्कस कर लेना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन टू द एक्सटेंट जितना पॉसिबल होता है एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में या नॉर्मली जो कंपनी फाइल करती है, मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया है। यहाँ तक बताया कि एनुअल रिपोर्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। ठीक है? यदि कुछ छूट गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर लूँगा, ठीक है? सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, स्टे अपडेटेड विथ मी, ठीक है? मैं भी काफ़ी एफर्ट लगाकर काफ़ी हार्ड वर्क से प्रिपेयर करता हूँ, फिर आपके लिए मैं वीडियो बना के लाता हूँ। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, बट मैं करता हूँ आपके सपोर्ट के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय। जय हिंद।